Hello friends, so in this video we will be discussing क्वेश्चन पेपर ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सेक का एक पेपर है. सेक मींस स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड दिस सेक पेपर इज फाइनेंस फॉर एवरीवन. फाइनेंस फॉर एवरीवन. तो ये भी आपका हर सेमेस्टर में है 1, 2, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सेक पेपर है स्किल एनहांसमेंट कोर्स का. ये 30 मार्क्स का पेपर है. इसके पहले के वीडियो में वी हैव सॉल्व पेपर्स ऑफ वैक वैल्यू एडेड कोर्स. हमने वैक का पेपर सॉल्व किया था विच वाज फाइनेंशियल लिटरेसी. तो ये भी बहुत हद तक फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंस के बहुत से टॉपिक्स इसमें भी पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट. तो लास्ट वीडियो में वी डिड financial literacy WAC value added course. In this video we will be solving SEC which is skill enhancement course finance for everyone. तो अगर हमने 4-5 videos we will be making of past year papers. तो अगर आपने past year papers भी पढ़ लिया है then it will be enough of the preparation. तो इसमें पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. जैसे इसमें आपको बेसिकली 3 क्वेश्चन करने हैं 10 मार्क्स के, 30 मार्क्स ईच. 30 मार्क्स का फुल पेपर होगा. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल लिटरेसी पे है पहला क्वेश्चन. तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी एक पूरा वैक भी है, बट फाइनेंस फॉर एवरीवन में भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. सो फाइनेंशियल लिटरेसी empowers individual to navigate the complex world of personal finance, enhancing their ability to make informed decision, understanding concepts like budgeting, investing and debt management. So in this slide discuss the importance and need of financial literacy. सिंपल क्वेश्चन है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, आपके को की कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स फाइनेंस के पता होने चाहिए रिगार्डिंग बजटिंग, रिगार्डिंग सेविंग एंड रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस और अच्छे से ले पाए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए, अपने डेट को मैनेज कर पाए और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाए. तो फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत नीड है. तो इसमें हम कैसे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल सी. ऑलराइट. सो इसमें नोट्स देख लेते हैं इसके. फाइनेंशियल लिटरेसी. ओके. सो फाइनेंशियल लिटरेसी refers to the ability to understand and use various financial skills including personal financial management, budgeting and investing. तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? आपको वेरियस फाइनेंशियल स्किल्स पता होनी चाहिए. बजटिंग कैसे करते हैं, आप अपने खर्चों को लिखो, उसको मॉनिटर करो, खर्चों को, स्पेंडिंग मैनेजमेंट अच्छे से वो करो, जो नीड है उस पे खर्चा करो, वांट्स पे खर्चा को कट करो. तो अच्छी बजटिंग करोगे, अ गुड बजटिंग विल लीड टू गुड सेविंग. एंड देन सिर्फ सेविंग पे नहीं रुकना है, उस सेविंग को फिर इन्वेस्ट करना है. तो सारे वेरियस जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन को सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होगा कि इसमें क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, मेरे फाइनेंशियल गोल के हिसाब से किस इन्वेस्टमेंट में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए. बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सेविंग तो होनी चाहिए, और सेविंग करने के लिए आपको बजटिंग अच्छी करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी है. सो फाइनेंशियल लिटरेट पीपल आर जनरली लेस वल्नरेबल टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स. तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कीम आपको बताती है कि 2 महीने में पैसा डबल, ऐसे स्कीमों में ये नहीं फंसते जो कि ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट है, क्योंकि उनको पता है कि पैसे को डबल होने में भी वो कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है और ऐसा रेट ऑफ रिटर्न कैसे पॉसिबल है. तो कैसे भी पॉन्जी स्कीम्स या इस टाइप की जो स्कीम्स होती है उसमें ये नहीं फंसते. ठीक है. A strong foundation of financial literacy can support various life goals. आपकी लाइफ में बहुत से फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे घर बनाना, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिटायरमेंट प्लानिंग करना. तो उसके लिए आप प्रॉपर्ली सेव करते हो, टाइम बाउंड मैनर में उसको इन्वेस्ट करते हो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे इतना कॉर्पस होना चाहिए, या जब आपके बच्चों का एजुकेशन का टाइम आएगा तो इतना कॉर्पस आपके पास रेडी होना चाहिए. such as saving for education or retirement, using debt responsibly and running a business. ठीक है. Key aspect of financial literacy includes knowing how to create budget, कैसे बजट करना है, अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है, अपना डेट कैसे मैनेज करना है, और अपने पर्सनल स्पेंडिंग को कैसे ट्रैक करना है. हाउ कैन वी ट्रैक आवर पर्सनल स्पेंडिंग, ताकि हम उसमें कट कर पाए कि कहाँ कहाँ हमारे अननेसेसरली पैसा खर्चा हो रहा है. When you are financially literate, you have a essential foundation for smart relationship with money. पैसे के साथ अगर आपका स्मार्ट रिलेशनशिप है, you will grow if you have a smart relationship with money. All right. Importance of financial literacy. सबसे पहला, better decision making you will be able to do. You will be able to make better decision making. आप informed financial choices आपके पास रहेंगे.
ठीक है, कैसा लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड में कितना स्पेंड करना है, क्या-क्या इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब आपको बेटर पता होगा। प्रमोट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपके पास इन्वेस्टमेंट से कॉर्पस अच्छा रहेगा, आपके पास एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन आप बनोगे, आपको दूसरों के फाइनेंशियल एडवाइस की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या दूसरों से डेट मांगने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अच्छी बजटिंग करोगे तो अच्छी सेविंग होगी, अच्छी सेविंग होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी फाइनेंशियल लिटरेसी इंकरेज करता है। रिड्यूसेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, जब जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आएगी, देन यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, आपको स्ट्रेस कम रहेगा टू मीट दोस इमरजेंसीज। प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड्स, आपको फ्रॉड से बचाता है क्योंकि आपको अवेयरनेस होती है, आप अपने स्कैम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो बिकॉज यू आर अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन। सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नीड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो देखिए, अब बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो उनको समझने के लिए जो नॉलेज चाहिए, तो एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में है, तो उनको समझने के लिए भी एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। इंक्रीज इन कंज्यूमर डेट, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ईएमआईज़ बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो अगर आपको एक फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन हुआ, तो आप जुडिशियसली कार्ड्स को यूज़ करोगे। आपको पता होगा कि मेरे को डेट ट्रैप में नहीं फँसना है, ठीक है? तो ये सब आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस में है। चेंजिंग पेंशन स्ट्रक्चर, कोई भी अगर पेंशन स्ट्रक्चर चेंज होता है, आप बेटर वे से समझ पाओगे उनको। अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे अभी न्यू टैक्स रिजीम आई थी, ठीक है? अभी न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स दोनों है, तो कौन-सी रिजीम लेनी चाहिए, ये आपको बेटर पता होगा। ऑलराइट। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर राइज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी है, तो आप फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे, तो आप इन सब चीजों को मीट कर पाएंगे। तो ये आपका नीड फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, और ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। इतना आप लिख लेंगे, इट विल बी मोर देन इनफ। ऑल राइट, नाउ अब आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके क्वेश्चन पेपर में। तो हमने सॉल्व कर लिया ये वाला क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 1 का ये, इसमें था डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब सेकंड क्वेश्चन आया है इंश्योरेंस सेक्टर पे, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग फाइनेंशियल रिस्क फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसके आधार पे पूछ रहा है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो कि इंडिया में हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, ठीक है। बहुत ढेर सारे वी हैव इंश्योरेंसेस। तो इसके क्या क्या टाइप्स है, लाइफ इंश्योरेंस में ही बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो दैट वी विल बी स्टडिंग। तो इसके भी नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, आपको लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं। इट प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू पॉलिसी होल्डर्स फैमिली आफ्टर डेथ और आफ्टर अ सेट पीरियड। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस या तो होल लाइफ का होगा, तो आप अगर होल लाइफ का है, देन आफ्टर डेथ, अगर जो सोल ब्रेड अर्नर है उसके डेथ के बाद उसके फैमिली को एक अच्छा कॉर्पस मिल जाता है, अगर उसने इंश्योरेंस लिया होगा तो। आजकल टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टर्म्स के लिए होता है, ठीक है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो अगर उस टर्म में किसी पर्सन की डेथ होती है, देन यू विल गेट दी फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। सो एक हो गया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, कवर्ड अ स्पेसिफाइड पीरियड ओनली, सो पेस ओनली इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द टर्म पीरियड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रीमियम कम होगा। होल लाइफ इंश्योरेंस, कवरेज फॉर इंटायर लाइफ टाइम विद अ डेथ benefit. Endowment policies combine savings and insurance, lump sum paid after maturity or death। तो देखो इंडाउमेंट पॉलिसीज में क्या है ना, अगर आपका डेथ हो गया तो ठीक, अगर डेथ नहीं भी हुआ तो भी वो सेविंग्स का कुछ पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। इंडाउमेंट पॉलिसीज, ठीक है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ULIPS, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ये आपका इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी, दिस इज बोथ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो भी आप प्रीमियम पे करोगे उसका आधा पैसा इंश्योरेंस में जाएगा और आधा पैसा
मार्केट में लगाया जाएगा, जिससे जो रिटर्न आएगा वो भी आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। ऑलराइट, मनी बैक पॉलिसीज, इसमें पीरियोडिक पे आउट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स, ठीक है, और फुल एश्योर्ड सम मिलेगा, चाहे मैच्योर, चाहे पॉलिसी खत्म हो जाए या डेथ हो जाए, जो भी केस हो। ठीक है, तो अब ये सारे भी आपके सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ही है। क्या क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इंडाउमेंट पॉलिसीज एंड मनी बैक, मनी बैक पॉलिसीज। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, यूएलआईपीएस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। नाउ ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। देन वी हैव हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल मेडिकल कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप बेटर से बेटर जगह पे अपना इलाज करा पाओ। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, प्रीमियम का अमाउंट बीमार पड़ना ही पड़ना है किसी न किसी उसमें, तो आप बेटर आप मैक्स हॉस्पिटल में जाकर करा लो, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द बिल। जो लैक्स का बिल आपको भरना होगा, वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस incurred ड्यू टू इलनेस और इंजरी। टाइप्स क्या है? इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि एक इंडिविजुअल को कवर करता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, सिंगल सम एश्योर्ड शेयर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपका आप फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कवर स्पेसिफिक सीरियस इलनेस, जैसे किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक है, अगर आया हुआ है और बढ़ने का रिस्क है, तो भी वो सीरियस इलनेस के लिए अलग से टॉप अप प्लान, एडिशनल कवरेज आप ले सकते हो अगर आप उसको टॉप अप करा लो। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, ये 60 प्लस के लिए है, इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। नाउ जनरल इंश्योरेंस, तो ये प्रॉपर्टी के लिए होता है, गाड़ी, व्हीकल, ट्रैवल, लाइबिलिटी, इन सब चीजों के लिए होता है। मोटर इंश्योरेंस इसमें हो जाता है। इसके टाइप्स में क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो कार इंश्योरेंस जो होता है, मोटर इंश्योरेंस। देन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मैंडेटरी हो जाता है, कवर लीगल लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी को लाइबिलिटी आई तो वो इंश्योर्ड होगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ठीक है। होम इंश्योरेंस, ये आपके घर का बचाता है अगेंस्ट डैमेज, आग लग गई, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर कुछ हुआ। ट्रैवल इंश्योरेंस, आजकल आप जब भी रेलवे में टिकट बुक करते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, लॉस लगेज और ये सब के लिए होता है। कॉमर्शियल इंश्योरेंस, ये बिजनेस को लॉस के अगेंस्ट इंश्योर करता है। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर आपका पर्सनल कहीं एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश या कुछ भी एक्सीडेंट कहीं हो गया, कार एक्सीडेंट का, तो जो भी डेथ हुआ या इंजरीज हुई उसके लिए आपको किया जाएगा कवर। ठीक है, मेरीन इंश्योरेंस कवर्स लॉस और डैमेज ऑफ शिप्स, कार्गो, ट्रांसपोर्ट, ये सब में जो भी लॉस होता है, अगर शिप डूब गई या कुछ भी, तो आपको इंश्योरेंस से पैसा कवर हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस, कुछ आग लग गई, कोई सामान जल गया उसके लिए। ठीक है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी आप फायर इंश्योरेंस करा सकते हो। तो ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है जो कि आपको इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, क्रॉप इंश्योरेंस भी है, ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है कि नेचुरल कैलामिटी आ गई, पेस्ट आ गया, कोई डिजीज आ गया। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी आप डाल सकते हो, क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, इसके अंडर ये बहुत बड़ा एग्जांपल है फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट भी वी हैव फिनिश्ड। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन इंडिया। और से इसके बाद का क्वेश्चन है बजट का। इसमें इन्होंने बजट दिया हुआ है, और पार्ट अगर इसका देखा जाए, बजट दिया हुआ है, इसमें इनकम दी हुई है और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो आपको बजट इनका बनाना होगा। ऑल राइट, ठीक है, देन वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले देख लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, इसमें आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और इसमें आपको बेसिकली फाइनेंशियल बजटिंग बनानी है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें इनकम लिख सकते हो एक साइड में, और एक साइड में आप या नीचे भी आप एक्सपेंस लिख सकते हो। तो इनकम इनकी कितनी हो गई, 50,000 है मंथ की, एडिशनल इनकम इनकी 20,000 है, एक्सपेंसेस इनके 7,500 ग्रोसरी के हैं, 3,500 चिल्ड्रन फी है, ईएमआई इनका 15,000 है घर के लिए, पेरेंट्स को ये 5,000 भेजते हैं। एसआईपी आपका एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया आइटम से, तो वो सेविंग को ही आप जोड़ो, वो कोई खर्चा नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंसेस में हो गए। तो आप देखो 10, 11, 26 एंड 36,000 रुपीज यहाँ पे आपका। तो मंथली आप देखो कितना सेव कर पाते हो मंथली। ये दिस इंडिविजुअल इज एबल टू सेव 34,000 रुपीज, ठीक है, जिसमें से 1,000 रुपए तो वो एसआईपी पे लगा, ठीक है। ऑल राइट, और बाकी पैसा भी वो कहीं ना कहीं कोई कंटिन्यूंसी की रखेगा, या इस बाकी पैसे को कहाँ कहाँ सेव कर सकता है वो भी आप बना सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि ही कैन 5,000 ही कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, 5,000 he can invest in mutual funds, है ना, 5,000 he can invest in ETFs, ठीक है, या कुछ गोल्ड ले सकता है, जैसा भी आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है यू कैन मेक। ऑल राइट, देन वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, आईपीओ, एफपीओ, म्यूचुअल फंड एंड इट्स वेरियस स्कीम्स। तो आपको किन्हीं दो में ही करना है, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल फोर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएम पीएम जेडीवाई, ऑल राइट, ये सारे हैं इसमें। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर है, आईपीओ, एफपीओ है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना में, ठीक। तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक फाइनेंशियल सर्विस मतलब बेसिक बैंक अकाउंट्स सब इंडिविजुअल का होना चाहिए। तो जिनके पास बेसिक बैंक अकाउंट नहीं है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक बेसिक बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, उनको एक बेसिक बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लान है वर्ल्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है इस योजना का। और इसमें आपको बैंक अकाउंट भी खुलेगा, रुपे डेबिट कार्ड भी मिलेगा, उसमें आपका 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर भी रहेगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए फैमिली को मिलेगा। तो ये सब गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इंडिया में बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे, बहुत कम लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस ले पा रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो कि एक पुअर क्लास में है उसके पास बैंक अकाउंट नहीं। तो अब इस योजना के तहत सबसे पहले सबके बैंक अकाउंट्स खुल गए। क्यों नहीं बैंक अकाउंट्स थे, क्योंकि वो बैंक जाने में ही डरते थे, उनको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक तो खैर बहुत ही दूर की बात थी। तो वो गवर्नमेंट बैंक में नहीं जाते थे, मैक्सिमम उनका जो एक्सेस था फाइनेंशियल सिस्टम से वो था पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग स्कीम्स ये सब होती है, ठीक है। तो वो जो बैंक्स ही नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए ये स्कीम में मास लेवल पे सबके बैंक अकाउंट्स खुले और जीरो बैलेंस पे, कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं, जीरो पैसे पे आपका खुल जाएगा बैंक अकाउंट। इसका फायदा क्या हुआ, बैंक अकाउंट खुला, उनको डेबिट कार्ड मिला, रुपए डेबिट कार्ड मिला, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की लालच में भी बहुत से लोगों ने खुलवा दिया। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 50% से ज्यादा जो अकाउंट्स खुले हैं वो विमेन के खुले हैं। तो ये विमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और इसमें जो एक और फायदा हुआ, जब बाद में इसको आधार और मोबाइल फोन से लिंक कर दिया गया, इसको कहते हैं जैम, ट्रिनिटी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, ऑल राइट। तो इसको जो जनधन अकाउंट आधार और मोबाइल से जोड़ दिया गया, अब क्या है, इनके बैंक्स में फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। अगर कोई गोलगप्पा वाला है, रिक्शा वाला है, आप देखिए वो भी आपका यूपीआई से पेमेंट लेते हो, डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट में जा रहा है। कोई गवर्नमेंट को इनको बेनिफिट्स देनी है वो भी इनके बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो ये सब जनधन योजना के फायदे हैं।
तो ये एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, आपको रुपए डेबिट कार्ड मिल रहा है, पेंशन, और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल रही है इन एन अफोर्डेबल मैनर, मतलब इसमें कोई जीरो बैलेंस पे भी खुल जाएगा। अंडर द स्कीम अ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट, बहुत से आउटलेट भी खोले गए थे जो खोल रहे थे सब बैंक, बाय पर्सन नॉट हैविंग एनी अदर अकाउंट। तो इसका बेसिक वो क्या था प्रिंसिपल, बैंकिंग दी अनबैंक्ड, कि जिन लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है भैया उनका जीरो बैलेंस में भी मिनिमम पेपर वर्क, रिलैक्स्ड केवाईसी, ई केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग, जीरो बैलेंस में, जीरो चार्जेस, ठीक है। सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, इसमें आपने इंडिजिनियस डेबिट कार्ड पे इशू किया रुपए, ठीक है, कि कैश वो लोग विड्रॉ कर पाए, और फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया 2 लाख रुपए तक का, पहले 1 लाख था, बाद में लिमिट 2018 में बढ़ा दी गई। फंडिंग दी अनफंडेड, तो माइक्रो इंश्योरेंस, अब क्यों, अब क्या हो गया ना कि जब आप देखो एक गोलगप्पा वाला है, उसकी छोटी दुकान है, जब उसका पेमेंट आ रहा है वो बैंक में जा रहा है, वो जो भी यूपीआई पेमेंट दे रहा है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है, उसके बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, उसकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री बन रही है। अब जब वो बैंक से लोन लेने जाएगा माइक्रो लोन, तो उसको इजिली मिल पाएगा। पहले तो उसका बैंक से फाइनेंशियल एक्सेस ही नहीं था, ना उसके पास एक फाइनेंशियल एक्सेस है, तो अगर उसको अपनी छोटी दुकान को बड़ी करनी है देन ही कैन टेक दैट लोन, ठीक है। ये भी फायदा हुआ है फंडिंग दी अनफंड। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट्स खुले, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, पहले तो वो सब पैसा अपने जेब में रखते थे या कहीं छुपा करते थे, चोरी होने का डर, अब उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है उन लोगों को। रुपे डेबिट कार्ड इज प्रोवाइडेड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख इज वो इनहांस कर दिया 2 लाख तक, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 10,000 तक की है कुछ अकाउंट होल्डर्स के लिए जो एलिजिबल है। डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज या डायरेक्ट बेनिफिट्स आते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में अब जाएंगे, तो लीकेज होने का भी डर अब कम है। ऑलराइट, इससे क्या हुआ, क्या है, कितने अकाउंट्स खुल गए, आप ये समझ लो कि 3 गुना बढ़े हैं अकाउंट्स, बहुत ज्यादा अकाउंट्स खुले हैं, और 56% से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स विमेन है, और 67% रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में है, ठीक है। डिपॉजिट्स कितना, पैसा कितना आया बैंकिंग में, 1.46 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़ रुपए आया है बैंकिंग सिस्टम में। ये जो गरीब लोग थे, गोलगप्पा वाला, पान वाला, इन सब का पैसा मिला के इतना पैसा बन गया, ठीक है। 3 फोल्ड हुआ, 46.25 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुले हैं, ठीक है। और 2021 में टोटल 43 करोड़ अकाउंट में से 85% ऑफ द अकाउंट फॉर ऑपरेटिव, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही, जो मैं बता रहा था कि वो अब यूपीआई से जो पेमेंट दे रहे हो तो उनके बैंक में जा रहा है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है। द नंबर ऑफ रुपे कार्ड्स जो इशू कर गए हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जन धन दर्शक ऐप, ये उन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे बैंकिंग टच पॉइंट्स नहीं है, और ऐसे विलेजेस बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेजेस। अब अगर कोई भी पेंशन या बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देना है, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट पे जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनधन योजना पे जो नोट्स पूछा था। फिर सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पे भी एक नोट्स आया था। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखो, इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, फिर आईपीओ, एफपीओ, फिर म्यूचुअल फंड्स, ऑलराइट। सो इफ वी सी दिस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या है, कैसे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, तो आईएमपीएस एक है, ये से इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये एटीएम से हो सकता है, मोबाइल फोन से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है। इसमें आपको नेम डालना है, अकाउंट डिटेल्स डालना है, एमएमआईडी डालना है, ठीक है, आईएफसी कोड डालना है, 24/7 है, इमीडिएट पेमेंट हो जाता है इससे।
आरटीजीएस में इशू क्या है कि 2 लाख से ऊपर का पेमेंट होना चाहिए और इसमें 30 मिनट्स लग जाता है पैसा जाने में, ठीक है। और बैंक थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकती है, इसमें भी वही अकाउंट नेम ये सब। नेफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत मोस्ट कॉमन है। डिपेंडिंग इसमें भी बैंक थोड़ा फीस चार्ज करती है, ₹2.5 से ₹25 तक, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन साइज। But ये facility can be availed only during the working hours of the banks and remains closed during the bank holidays or weekend when banks are not functional. इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है and money can be transferred जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। फिर यूपीआई, ये तो बेस्ट है, ये तो आपका रियल टाइम मनी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको कोई अकाउंट डिटेल्स भी नहीं डालना। बेस्ट पार्ट तो ये कि इसमें कोई आपको अकाउंट डिटेल्स नहीं डालना। और इसमें आप एक मोबाइल ऐप से वेरियस मल्टीपल अकाउंट्स रख सकते हो। अगर आपके पास गूगल पे, कोई भी भीम, उसमें आप 4-5 बैंक अकाउंट्स डाल सकते हो और रियल टाइम पे पेमेंट दे सकते हो। बहुत ईजी है, ये स्कैनर को भी सपोर्ट करता है। या यूपीआई आईडी डाल दो, आपको नेम, बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड ये सब पूरा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एफर्टलेसली आप 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन यू कैन डू विद एनी स्मार्टफोन, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस भी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में। एसीएच डायरेक्ट पेमेंट्स, एसीएच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस नेटवर्क, ये आपका बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फंड ट्रांसफर करने के काम आता है, ठीक है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन, NACHA इसको गवर्न करता है, एडमिनिस्टर करता है। ऑलराइट, अब आप आ जाओ आईपीओ और एफपीओ का डिफरेंस। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग व्हेन प्राइवेट कंपनी फर्स्ट ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, अगर वो पहली बार शेयर ऑफर कर रही है तब वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, ठीक है। जब वो पहली बार लोगों को पैसा शेयर ऑफर कर रही है और लोग पहली बार शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब ये बार उसके पास कैपिटल आ गया, अब जब उसको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब वो एफपीओ पे जाती है, विच इज फॉर फॉलो ऑन पब्लिक सर्विस, फॉलो ऑन पब्लिक सर्विस। तो इसमें क्या हो गया? टू गो टू द पब्लिक एंड रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, टू रेज एडिशनल कैपिटल फॉर अ कंपनी दैट्स ऑलरेडी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी बिकमिंग पब्लिक, ये जो जब भी कंपनी पब्लिक बनती है तब ये ऑलरेडी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है, ठीक है। जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो जब दोबारा से शेयर करती है, अगर कोई कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है और पहली बार शेयर इशू कर रही है तब तो वो आईपीओ में करेगी, अगर ऑलरेडी लिस्टेड और सेकेंड टाइम कर रही है तब वो एफपीओ पे करेगी, ठीक है। इनिशियल इशुएंस ऑफ शेयर्स होता है, इसमें एडिशनल शेयर्स इशू करी जाती है। रिस्क लेवल इसमें हायर होता है क्योंकि कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, इसमें रिस्क लेवल उतना नहीं रहता। इसके ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म है क्योंकि फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है, इसमें तो ऑलरेडी एक बार इशू हो चुके कंपनी के बारे में जानते हैं, तो फ्यूअर रेगुलेटरी नॉर्म से इतना आप लिख देंगे, इट विल बी इनफ फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स का एक नोट था, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो म्यूचुअल फंड्स के बहुत से टाइप्स के ना बहुत से बेसिस हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस में करो तो 3 टाइप्स है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस में क्लासिफाई करो तो एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से करो तो ग्रोथ, इनकम, लिक्विडिटी के बेसिस पे। पोर्टफोलियो के बेसिस पे करो तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, मनी मार्केट, मल्टी एसेट्स, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओवरसीज फंड, फंड्स ऑफ फंड्स, ये सब भी है, बट मेन इंपॉर्टेंट इतने ही है। अगर आप इतना भी लिख लो तो देखो, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? जिसमें आप कभी भी यूनिट खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इस म्यूचुअल फंड में आप कभी, अगर आपने पैसा लगाया है तो आप अपने यूनिट्स कभी भी बेच के निकल भी सकते हो, बट क्लोज एंडेड में एक फिक्स पीरियड के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। इंटरवल म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? कुछ इंटरवल्स होती हैं, उसी इंटरवल्स में आप खरीद बेच यूनिट का हो सकता है, अगर आपको निकलना है या ऐड होना है, ठीक है। और हर एक इंटरवल पे मिनिमम 15 डेज का तो गैप होगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो में एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है म्यूचुअल फंड में, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो कोशिश करता है कि मार्केट से ज्यादा रिटर्न लेके आए,
पैसिव वाले में क्या होता है, उसका उतना रोल नहीं होता है, वो जो एक इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स के हिसाब से रेप्लिकेट कर देता है, जैसे इंडेक्स में काम हो रहा है वैसे वो रेप्लिकेट कर देता है मार्केट इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ फंड, तो वो वैसे शेयर्स में पैसा लगाएंगे जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो हो सकता है इसमें उतना डिविडेंड ना मिले। अगर आपका इनकम म्यूचुअल फंड है तो वो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएंगे जहां पे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट, ऐसे बॉन्ड्स में लगाएंगे जहां ज्यादा इंटरेस्ट मिले, ऐसे शेयर्स में लगाएंगे जहां ज्यादा डिविडेंड मिले, हेवी डिविडेंड मिले। और लिक्विडिटी, ऐसे पैसा लगाएंगे जिसको आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड या थीमेटिक, मतलब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, रिटायरमेंट बेनिफिट, चाइल्ड वेयर आर्बिट्रेज, ठीक है, ये सब आपके वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो देखिए हम लोग और भी वीडियोस में सेक के और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हम 4-5 वीडियोस बनाएंगे इस सीरीज में। अगर आपने ये 4-5 क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, इनफ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन सेक में आएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।